इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। नाउ फॉर आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का मतलब हो गया जीरो विस्कोसिटी एंड कांस्टेंट डेंसिटी, या फिर हम इनकंप्रेसिबल भी बोल सकते हैं। तो किसी ट्यूब में अगर मान लो कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पर का क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन A2 है, ठीक है। डेल्टा टी टाइम पे यहाँ पे ये x1 डिस्टेंस कवर करता है, उतने ही टाइम पे यहाँ पे ये x2 डिस्टेंस कवर करता है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 लीटर पर सेकेंड का अमाउंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से भी उतना ही अमाउंट फ्लो होगा 2 लीटर पर सेकेंड का, ठीक है। क्योंकि जितना फ्लूइड यहां से एंटर करेगा उतने टाइम पे उतना ही फ्लूइड यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर हम कम ज्यादा की बात करें कि भाई यहां से कम एंटर कर रहा है, यहां से ज्यादा निकल रहा है, मतलब बीच में कहीं से आ रहा हवा में, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ से ज्यादा आ रहा है, यहाँ से कम जा रहा है, तो बीच में हवा में कहीं गोल भी नहीं हो रहा, गायब भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने आइडियल मान लिया है कि कंप्रेस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा है। तो जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड नाउ फॉर आइडियल फ्लूइड, यहाँ पे जो रेट है फ्लूइड के फ्लो का उतना ही यहाँ पे है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो वॉल्यूम है यहाँ पे, भाई जितना मास यहाँ पे कंटेन्ड है उतना ही मास यहाँ पे कंटेन्ड है, उतने ही टाइम पे, सेम टाइम इंटरवल पे मास सेम रहेगा। तो हम इक्वेशन को और ऐसा लिख सकते हैं, सो देयरफॉर rate of flow of volume, rate of flow of volume d upon dt, या फिर मैं इसको dt टाइम ले लूं और यहाँ पे मास को dm ले लूं, तो और छोटे उसके लिए हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। एंड नाउ दिस इज फॉर वॉल्यूम, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम को सपोज मैं Q लेटर से यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ कि ये जो लेटर है इट इज डिनोटेड बाय Q, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम यहां पर है उतना ही यहां पे है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बाय लॉ ऑफ मास एक्शन या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास से, दिस इज d अपॉन dt इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मतलब d अपॉन dt ऑफ a1 इंटू x1 इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ a2 इंटू x2। वॉल्यूम पे बेटा मैंने a1 इंटू x1 और a2 इंटू x2 लिख दिया वॉल्यूम को, ये सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, और सिलेंड्रिकल वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, मतलब जैसे ये है यहाँ पे, है ना, ये एक सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन है, ये डिस्टेंस अगर x है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो इस पोर्शन का जो वॉल्यूम आएगा, दिस वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू x, आप ऐसा इसको लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला टर्म यहाँ पे कांस्टेंट, इसको आप बाहर निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट मैं a1 को बाहर निकाल दूं तो dx1 अपॉन dt इज इक्वल्स टू a2 into dx2 upon dt. So this implies that it comes out to be a1 v1 is equals to a2 v2, a1 v1 is equals to a2 v2 आ जाएगा ये, है ना। तो remember this result, a1 v1 is equals to a2 v2, a1 v1 is equals to a2 v2 मतलब यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड के फ्लो की जो स्पीड है यहाँ पे, तो a1 v1, और ऐसे यहाँ पे a2 v2 मतलब यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे फ्लूइड के फ्लो की जो स्पीड है, इसका प्रोडक्ट ये हमेशा कैसा मिलता रहेगा आपको, कांस्टेंट मिलता रहेगा। या फिर किसी ट्यूब से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है, आप इसको और ऐसा भी लिख सकते हो, a इंटू v का जो प्रोडक्ट है इट इज कांस्टेंट, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम को यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है dv अपॉन dt या फिर q, या फिर इसको आप सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू
वेलोसिटी का प्रोडक्ट के टर्म पे आप इसको लिख सकते हो। यही बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये किसके लिए वैलिड है? इट इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड मतलब कांस्टेंट डेंसिटी मानना है, ठीक है, एंड जीरो विस्कोसिटी। इस कंडीशन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, वहां पे वेलोसिटी कम रहेगी। A2 में क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो वहां पे जो फ्लो की वेलोसिटी वो ज्यादा रहेगी, लेकिन जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। हाँ सर। समझ गया अभी? हाँ सर। अभी जैसे तुम्हारे घर में पानी की मोटर होगी ऊपर टंकी अंकी में चढ़ाने के लिए, देखना वहां पे जहां पे आउटलेट आता मोटर के पास में वहां पे क्रॉस सेक्शन कम रहता है, फिर तुम चौड़े पाइप लगा देते हो आगे। समझ गए? हेलो? हाँ सर। तो उसमें जो रेट ऑफ फ्लो है वो तो हर जगह पे एक जैसा ना, तुम ट्यूब को पतला कर दो मोटा कर दो क्या फर्क पड़ता है उससे? अगर ज्यादा मोटी ट्यूब लोगे तो स्पीड कम होगी और पतली ट्यूब लोगे तो स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जो वॉल्यूम आ रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम वो उतना ही है, ठीक है। समझ गए? हेलो? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। डेंसिटी कांस्टेंट होना जरूरी है ना, कि यहाँ पे और यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अभी जैसे जो घरों में तुम्हारे पानी के घरों में जो पानी आता है ना एनएमसी का, है ना, उस पे देखना एनएमसी वालों ने मीटर लगा के रखा तुम्हारे घरों पे, लगाया कि नहीं लगाया? हाँ सर। मीटर लगा, पानी का मीटर, देखना कभी चेक करना घरों पे तुम्हारे पानी का मीटर। तो वो रीडिंग कैसे देता भाई, कितना पानी वहां से फ्लो हुआ, उसी चीज की तो रीडिंग बताता ना कितना। हाँ बोलो। हेलो? आवाज नहीं आ रही मुझे, है ना, ठीक है। दूसरा, जो आप पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते हो उसमें भी कितना पेट्रोल आपने डलवाया तो वहां पे आता ना लीटर, 1 लीटर 2 लीटर, तो वो उसका कैलकुलेशन की टेक्निक यही होती है। कैलकुलेशन की टेक्निक यही रहती है, कैलकुलेशन की कि कितना फ्लूइड उसमें जा रहा है। अभी थोड़ा और चाहिए हमें कैलकुलेशन की टेक्निक में, ये यूज होते हैं लेकिन उसमें, है ना। अगले पेज पे जा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। अगले पेज पे जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपन देखते हैं इस पे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट। हाँ बोलो। सर कांस्टेंट डेंसिटी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर भी है ना? नहीं, कांस्टेंट डेंसिटी मतलब टेम्परेचर का रोल तो आएगा ही, क्योंकि टेम्परेचर बदलने पे डेंसिटी बदलती है ना। वॉल्यूम और वेलोसिटी को ये समझा नहीं भुवन, क्या बोलना चाह रहा तू कॉन्सेप्ट पे? ओके, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जाता हूं मैं, पेज नंबर 2 पे। हो गया लेके स्क्रीनशॉट इस पेज का? यस सर। देख अब इसमें सिंपल से क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अभी ना, पेज नंबर 2 पे पेज नंबर 2 देखो। अभी इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन है। सपोज यहाँ पे हमने कोई ट्यूब लिया है, ठीक है, हमने कोई ट्यूब लिया यहाँ पर, और इस ट्यूब के जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज यहाँ पर का जो क्रॉस सेक्शन इट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यहाँ पे स्पीड ले लिया मैंने, इट इज v1, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है। यहाँ पर का जो क्रॉस सेक्शन इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फ्लो की स्पीड कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है। ठीक, फ्लो की स्पीड कितनी होगी कैलकुलेट करना। A1 क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर का क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दिस इज A1। और यहाँ का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पर कितनी स्पीड आएगी कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, A1 V1 is equal to A2 and A1 is 4 centimeter square, V1 is 10 centimeter per second, A2 is 1 centimeter square into V2। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से ये वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो गया। V2 is equal to 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। म्यूट करो, माइक म्यूट करके रखा करो भाई। ठीक है, V2 is 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पर कितनी इसके फ्लो की स्पीड है। दूसरा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम Q मतलब d वॉल्यूम अपॉन dt। So therefore Q is equals to rate of flow of volume is either A1 V1 या फिर A2 V2। तो A1 V1 पुट कर दें अगर अपन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, so this comes out to be 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड is the rate of flow of volume। तो आगे से ध्यान रखोगे कुछ कन्वर्जन इनमें जरूरत पड़ेगी आपको, जैसे लीटर और मीटर क्यूब में कन्वर्जन क्या होता है। लीटर एंड मीटर क्यूब में कन्वर्जन ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 टू द पावर -6 मीटर इस क्यूब के बराबर होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन है, ये ध्यान रखना, आगे काम में पढ़ेंगे। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। अब एक और क्वेश्चन हम ऐसा ले रहे हैं यहाँ पर, इस पे एक ट्यूब है मान लो ऐसी, और अब ये दो पार्ट में यहां से आपने डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर का जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड V है, यहाँ पर का क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ पर का क्रॉस सेक्शन सॉरी इट इज A1, और ये वाला क्रॉस सेक्शन A2, यहाँ पे फ्लो की स्पीड V1, यहाँ पे फ्लो की स्पीड है V2। एंड नाउ सपोज इस पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो आपस में क्या रिलेशनशिप बनेगी, यहाँ पे आपस में क्या रिलेशनशिप बनेगी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है, यहाँ पर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है वो दोनों को मिला के आएगा। मतलब d अपॉन dt, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम 1 प्लस d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम 2। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम 1, यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो है वो Q है, यहाँ पे हो गया Q1, यहाँ पे हो गया Q2। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम है यहाँ पे जितना उतना दोनों को मिला के, मतलब Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। और फिर अब आप Q का मतलब सीधा सीधा लिख सकते हो, A इंटू V इज इक्वल्स टू A1 V1 प्लस A2 V2 के फॉर्म पे आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर अब क्वेश्चन आंसर पूछो, कोई डाउट है तो बताओ इस पे। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट लेके?
Now this is page number 3. देखो पेज नंबर 3 में अब हम आने वाले हैं एनर्जी इन अ फ्लूइड। एनर्जी इन अ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड में 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। किसी भी फ्लूइड में 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। देखो कौन कौन सी एनर्जी होती है। सो फ्लूइड हैव 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। किसी भी फ्लूइड में 3 टाइप की एनर्जी होती है। जैसे मान लो ये कोई फ्लूइड मैंने लिया यहाँ पे, एंड सपोज दिस फ्लूइड इज मोशन। किसी भी फ्लूइड में 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है उसको अपन यहाँ पे समझ रहे हैं। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये स्पीड v, और फ्लूइड की जो डेंसिटी है, सपोज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, और इसकी जो हाइट है यहाँ से, इसको रेफरेंस लाइन आप ले लोगे तो हाइट इसकी h है। तो किसी भी फ्लूइड में 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी होती 3 टाइप्स की, ये देखोगे यहाँ पे। एनी फ्लूइड हैव 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट मैं ले लूं यहाँ पे प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी का मतलब आएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम। P डेल्टा V मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। प्रेशर एनर्जी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये आपने अगर केमिस्ट्री चालू हो गई होगी, आपका थर्मोडायनामिक्स चालू हो गया होगा, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो टर्म है ये वर्क डन के इक्वल होगा। तो ये क्यों लिख रहे हैं अपन, देखो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, और इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू मैं किससे डिनोट कर दूं यहाँ पे x से। ऐसे ये मान लो डिस्प्लेसमेंट आ गया x, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे। तो डेल्टा V यहाँ पर का जो वॉल्यूम उसको मैंने डेल्टा V से डिनोट किया। एंड सपोज यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर है इट इज P, तो F अपॉन A, तो ये टर्म हो जाएगा आपका कैंसिल, एंड इट इज नाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इक्वल्स टू वर्क, एंड वर्क एंड एनर्जी एक दूसरे से रिलेट होती है। तो एक जो एनर्जी आ गई प्रेशर एनर्जी। लेकिन हमें ना यहाँ पे प्रेशर एनर्जी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि आप कितने वॉल्यूम को ले रहे हैं ट्यूब में, इसलिए हम इसमें एक वॉल्यूम वाले टर्म से डिवाइड कर दें। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर अपन कर दें, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर। ये टर्म इतना आता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर। तो किसी जगह पे फ्लूइड में किसी जगह पे प्रेशर बताना आसान काम है, लेकिन प्रेशर एनर्जी बताना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो टर्म यूज करने वाले दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी एक टर्म हम यूज करेंगे, दैट इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसकी यूनिट आएगी जूल पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी से इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि प्रेशर बताना आसान है लेकिन प्रेशर एनर्जी कितनी है ये बताना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर तो ठीक है किसी पॉइंट पे निकाल लोगे, बट डेल्टा V का कैलकुलेशन डिफिकल्ट टास्क होता है, या डीवी का कैलकुलेशन डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि कहाँ पे आप निकाल रहे हो। P की वैल्यू आप एग्जैक्ट बता सकते हो यहाँ पे, है ना। दूसरी जो एनर्जी आएगी सेकंड, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल energy, gravitational potential energy, not the potential energy, it is gravitational potential energy, that is
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो यहाँ पे आप ये फ्लूइड को कंसीडर कर रहे हो, है ना, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है वो सपोज अगर v के बराबर है, ये v के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो मास है इसका इट इज डेल्टा m, यहाँ पे जो मास है वो डेल्टा m है फ्लूइड का। तो एक और टर्म हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज डेल्टा m इंटू जी एच। बट इसमें भी दिक्कत क्या है, डेल्टा m आप कितना डिस्टेंस का ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना, डेल्टा m कम या ज्यादा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे मास को रिप्लेस कर देता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, तो अब हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। एक टर्म में लिख दूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ओनली रो इंटू जी एच के बराबर बचेगा। तो ये बताना आसान है क्योंकि डेंसिटी इज फिक्स्ड क्वांटिटी, जी इज कांस्टेंट, एच इज, उस पॉइंट पे एच की वैल्यू फिक्स है, लेकिन उस पॉइंट पे आप डेल्टा एम कितना ले रहा है वो डिफिकल्ट टास्क होता है। इसलिए हम यहाँ पर भी नए टर्म को डिफाइन करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी एच। और जो तीसरी टाइप की एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ई हाफ ऑफ डेल्टा एम इंटू वी स्क्वायर। अब इसमें भी वही कहानी है, डेल्टा एम आप कितना लोगे, लेकिन मैं यहाँ पे डेल्टा एम को मास इंटू डेल्टा एम को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से रिप्लेस अगर कर दूं इंटू वी स्क्वायर, तो इसको भी मैं एक नए टर्म से डिफाइन कर देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो ये भी कन्वीनियंट है, हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर। डेंसिटी वाला टर्म आपका कांस्टेंट है, तो आपको डेल्टा एम की जरूरत नहीं है कि आप डेल्टा एम कितना लिखें, ठीक है, आप सिर्फ हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये? तो किसी भी फ्लूइड में ये 3 टाइप्स की एनर्जी होती हैं। कौन कौन सी? एक हो गई प्रेशर एनर्जी, दूसरी हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम यहाँ पे जो आगे यूज करने वाले किसी फ्लूइड के लिए दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज रो जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर। ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, है ना, यूज करने के लिए, एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए, मतलब एनर्जी डेंसिटी। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे जा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे या बर्नौलीज थ्योरम पे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पे सर। बोलो सर, अगर प्रेशर एनर्जी पूछा है तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम से निकालेंगे? नहीं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर। प्रेशर एनर्जी बोल रहा है तो फिर उस जगह पे प्रेशर कितना और कितना वॉल्यूम में आप चेंज ले रहे हो वो आता है प्रेशर एनर्जी पे, या फिर प्रेशर इंटू वॉल्यूम करोगे तब वो प्रेशर एनर्जी बनेगा, ठीक है अंशु? सर हाँ बोलो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर। हाँ बोलो, अभी कुछ और बोल रहे हैं, पूछो सर, इसमें क्वेश्चन करवा दो ना एनर्जीज के ऊपर। अभी रुक तो जा भाई, अभी पहले पूरा तो डिफाइन तो होने दे, अभी बर्नौलीज इक्वेशन आने दे ना अभी, ठीक है, तब क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है। हेलो, हाँ, अभी जैसे ये ट्यूब में जो कोई फ्लूइड है या पानी है, कोई लिक्विड है, फ्लो हो रहा मान ले ए पॉइंट पे, है ना, हाइट मान ले कुछ मीटर है, डेंसिटी कुछ ले ले, तो अगर बोला गया है कि व्हाट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस प्लेस, तो वहां पे क्या करोगे, सिर्फ प्रेशर का कैलकुलेशन कर लोगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी, तो डेंसिटी इंटू जी इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर दो। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो हाफ ऑफ रो भी स्क्वायर कर दो,
मयूर पूछो क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो मयूर? मयूर सर फिर एनर्जी अबाउट द कंटेनर कांस्टेंट रहेगी क्या? क्या बेटा? एनर्जी पूरे कंटेनर में कांस्टेंट रहेगी कि वेरी होते रहेगी? नहीं अभी बता रहा हूँ ना, वहीं पे आ रहा है ना, अभी अपन आ रहा है ना बर्नौलीज इक्वेशन पे। ठीक है ओके ओके आते हैं अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ रहे हैं हम बर्नौलीज इक्वेशन पे। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिया? हाँ सर। तो किसी भी फ्लूइड में ये 3 टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, और किसी भी फ्लूइड के लिए हर पॉइंट पे इन 3 एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट आता है, और यही है बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब एनर्जी डेंसिटी फिक्स रहेगी। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। बर्नौलीज थ्योरम भी बोलते हैं इसको, और इक्वेशन भी बोलते हैं, जो आपको नाम लेना। बर्नौलीज थ्योरम बोल दो या बर्नौलीज इक्वेशन बोल दो। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन एक ही बात है यहाँ पे। बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन, इट इज यू हियर। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन एक ही बात है। अब ये है क्या बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम के फॉर आइडियल fluid at all points the sum of all energy is constant. The sum of all energy is constant मतलब जैसे ये कोई हमने ट्यूब लिए यहाँ पे, अब इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड मैंने ले लिया यहाँ पे फ्लो की स्पीड सपोज v है, यहाँ पर की हाइट सपोज h है, और यहाँ पे मान लो प्रेशर p है। तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर, ये टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा। ये टर्म आपका कांस्टेंट रहेगा। किसी भी फ्लूइड के लिए तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट है। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी प्लस GH प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट अपॉन डेंसिटी इज अगेन न्यू कांस्टेंट। या तो आप ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, इन तीनों एनर्जी का सम कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो फॉर आइडियल फ्लूइड ऑल एट ऑल पॉइंट्स the sum of all energy is constant. Basically energy density is constant हर एक जगह पे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी का जो टर्म हम लिख रहे थे, ये कांस्टेंट होता है हर जगह के लिए। एंड अब मैं इसको और थोड़ा और एलोबरेट कर दूं। जैसे मान लो ये कोई ट्यूब है, ये इस तरह से, और इसमें कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये कोई ट्यूब है, इस तरह से इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और ये रेफरेंस लाइन ले लिया मैंने। एंड यहाँ पे सपोज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, यहाँ पे इसकी स्पीड v1 है, ये हाइट है h1, यहाँ पर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2, स्पीड v2, ये वाली हाइट है यहाँ पे h2, एंड जो डेंसिटी है फ्लूइड की इट इज रो। तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है कितना? P2। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन ये बोलती है भाई यहाँ पे तीनों एनर्जी डेंसिटी का सम और यहाँ पे तीनों एनर्जी डेंसिटी का सम कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब इक्वेशन कैसी बन जाएगी? इट इज P1 प्लस रो इंटू GH1 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2
प्लस रो इंटू GH2 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर। मतलब जितनी एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे, तीनों एनर्जी डेंसिटी का सम जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे आएगा। तो ये है बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और कंडीशन यहाँ पे वैलिड आएगी, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये हमेशा वैलिड है। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। और ये तीनों एनर्जी डेंसिटी का सम हर पॉइंट पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं आगे लिख दूं कि भाई जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और आइडियल फ्लूइड के लिए लिखी गई है ये। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन तीन एनर्जी का जो सम है, एनर्जी डेंसिटी का सम, ये कांस्टेंट होता है। तो टोटल एनर्जी लिखना इनकन्वीनियंट है कि भाई प्रेशर एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी, क्यों, या तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि फॉर इक्वल वॉल्यूम, किसी जगह पे इक्वल वॉल्यूम के लिए, मान लो आप इस जगह यहाँ पे और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, तो सेम अमाउंट का वॉल्यूम यहाँ भी लेना और यहाँ भी लेना है, तब आप तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट बोलोगे। और एनर्जी डेंसिटी से बोल रहे हैं तो फिर वॉल्यूम बोलने की जरूरत नहीं होती कि भाई यहाँ पर का वॉल्यूम और यहाँ पर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, अगर आप डेंसिटी वाला फैक्टर यूज करते हो, ठीक है, समझ गए ना। इसलिए एनर्जी डेंसिटी से इसको डिफाइन किया गया है, ना कि वॉल्यूम से। देन एक और टर्म यहाँ पे जैसे मैंने ये लिख दिया क्योंकि डेंसिटी इज द कांस्टेंट टर्म है, तो एक और टर्म है यहाँ पे, व्हाट इज P अपॉन रो, दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। इट इज प्रेशर हेड। फिर GH, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल हेड। ये पोटेंशियल हेड कहलाता है। एंड हाफ ऑफ V स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक हेड। ये काइनेटिक हेड कहलाता है। तो ये दो टर्म है, हम इनको और ऐसा भी लिख देते हैं। तो ये है प्रेशर हेड एक टर्म है पोटेंशियल हेड, और एक टर्म क्या है यहाँ पे, काइनेटिक हेड है, ठीक है। तो ये है बर्नौलीज थ्योरम, रिमेंबर दिस। अब क्वेश्चन आंसरिंग करो यहाँ पे, बर्नौलीज थ्योरम पे डाउट पूछो। हेलो सर, जो पहला आपने लिखा है वो एनर्जी के टर्म में लिखा है ना, वो रेड वाला? नहीं, वो भी तो एनर्जी डेंसिटी के टर्म पे है। P मतलब क्या, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, वो भी। फिर हमने डेंसिटी से भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि डेंसिटी से भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो बर्नौलीज इक्वेशन को आप या तो एनर्जी डेंसिटी के टर्म पे लिखो, या नीचे P अपॉन डेंसिटी प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर के टर्म पे लिखो, एक ही बात है इसमें, है ना। सर, अगर वो एनर्जी डेंसिटी की जगह अगर सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में लिखते तब भी सही रहता ना? हाँ, तब भी सही रहता ना, लेकिन एनर्जी के टर्म पे लिखोगे तो टोटल एनर्जी के लिए आपको वॉल्यूम बताना पड़ेगा कि हम इस जगह की बात कर रहे हैं, इतने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और इसमें वॉल्यूम लेने की जरूरत नहीं, वो कंडीशन रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर, अगर एनर्जी लेती तो RHS में कांस्टेंट को भी वॉल्यूम से डिवाइड करते ना? हाँ, वॉल्यूम से डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम दोनों जगह पे अलग अलग अमाउंट ले रहे हो तो मास बदलोगे तो फिर कंडीशन बदल जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी की। मास चेंज नहीं करना वहां पे। तो जितना मास आप फर्स्ट पॉइंट पे लोगे उतना ही मास सेकंड पॉइंट पे लोगे ना फिर। हेलो, हाँ सर। मतलब जो फ्लूइड का मास है फर्स्ट पॉइंट पे, जितना फ्लूइड का मास है उतना ही मास आपको सेकंड पॉइंट पे लेना पड़ेगा, तब आप एनर्जी से कंपेयर करोगे। लेकिन ये वाले इक्वेशन लिखने में आपको मास की जरूरत ही नहीं आ रही है, क्योंकि डेंसिटी फर्स्ट पे भी उतनी है, सेकंड पे भी उतनी डेंसिटी है, क्योंकि हम आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं कि भाई कांस्टेंट डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी नहीं बदलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, देखो अभी प्रूफ में आते हैं अपन इसके। पेज नंबर 5। ये इक्वेशन आई कैसे अभी,
Now this is पेज नंबर 5. अभी हम प्रूफ यहाँ पे ले रहे हैं. Now by वर्क एनर्जी थ्योरम, WET मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम. नेट वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखते हो आप? नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. लिखते हो कि नहीं? नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हाँ या ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे इनिशियल है और यहाँ पे फाइनल है, या फिर ये वाली कंडीशन आपकी इनिशियल है और ये कंडीशन यहाँ पे आपकी फाइनल है. तो यहाँ पे आएगा वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल. सीधा सीधा. तो वर्क डन बाय प्रेशर, देखो यहां से जो फ्लूइड है इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है ये, और इधर से राइट साइड पे जो प्रेशर है यहाँ पे जिसको आपने P2 लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पर का जो प्रेशर, इसको ये वाले क्रॉस सेक्शन को, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर के क्रॉस सेक्शन पे जो प्रेशर आ रहा वो इधर से आ रहा, मान ले P2, और इसके कारण इसमें इधर पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है. कितना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे? x1, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज x2. तो वर्क डन बाय प्रेशर इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम A1 इंटू x1 आप लिखोगे. एंड राइट साइड में जब आपको लिखना है A1 इंटू x1 या फिर डेल्टा V यहाँ पे आप लिख दो, प्लस P2 प्लस ऑफ माइनस P2 इंटू डेल्टा V एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी. नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज डेल्टा mg इंटू H2 माइनस H1. बराबर है? नहीं, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी पे. एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ डेल्टा m इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डेल्टा m इंटू V1 स्क्वायर. और जो डेल्टा m है उसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो इट इज P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V. डेल्टा V इज वॉल्यूम एंड इट इज डेंसिटी इंटू डेल्टा V इंटू H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू V1 स्क्वायर. तो जो वॉल्यूम है यहाँ पर का ये डेल्टा V है, और जितना वॉल्यूम यहाँ पे आएगा डेल्टा V उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर भी रहेगा डेल्टा V. ये जो वॉल्यूम वाला टर्म हम ले रहे हैं ये दोनों जगह पे एक जैसा रहेगा. ठीक है. तो डेल्टा V टर्म को आप हटा सकते हैं यहाँ पे, और इसको रीअरेंज अगर कर दें तो P1 प्लस रो GH प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो G H2 प्लस हाफ ऑफ रो इंटू VT स्क्वायर. तो बस यही प्रूफ हो गया इसका. तो प्रूफ के लिए क्या यूज करेंगे अपन? बर्नौलीज इक्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे. नाउ वर्क डन बाय प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका क्या जाएगा? नेगेटिव माइनस mgh. तो नेट हाइट में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो H2 माइनस H1, इसलिए माइनस ऑफ डेल्टा mg अपन ने लिख दिया इनटू हाइट, और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो ये इसका प्रूफ है. स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, और बनाया मैंने, है ना. P1 प्रेशर इज डूइंग पॉजिटिव वर्क एंड P2 प्रेशर इज डूइंग नेगेटिव वर्क. समझ गए? P1 प्रेशर इज डूइंग पॉजिटिव वर्क सेम टाइम इंटरवल में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा है ना, ये तो यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, बट जो वॉल्यूम है डेल्टा V यहाँ पर भी, डेल्टा V यहाँ पर भी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कारण.
तो ये वाला जो प्रेशर इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, और इस साइड का जो प्रेशर है इट इज डूइंग नेगेटिव वर्क हियर। ठीक है, समझ गया? इसलिए अपन ने प्रेशर के लिए जो वर्क डन लिखे, एक में प्लस और एक में माइनस वाला लिखे। क्लियर हो गया? अभी डाउट है कुछ? बोलो। हेलो, कोई डाउट? देखो अभी एक क्वेश्चन अपन करते हैं इससे रिलेटेड। मैं मिटा दे रहा हूँ इस पेज को ना, पेज नंबर 6 पे आते एक क्वेश्चन करते हैं। Now this is page number 6। देखो क्वेश्चन ये है इस पे, A1 and this cross section is A2। ये हाइट यहाँ पे सपोज है H1 is equals to 10 मीटर, ये हाइट H2 is सपोज 15 मीटर है यहाँ पे। ठीक है, G की वैल्यू कितना यूज कर लोगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेना, और इस पे कोई आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा मान लो। ठीक है, यहाँ पर स्पीड V1, प्रेशर P1, यहाँ पे स्पीड V2, प्रेशर P2। तो P1 प्रेशर इज सपोज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एंड जो डेंसिटी इट इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब है। P1 प्रेशर इज सपोज 20 पास्कल है। ठीक है, तो आपको V2 निकालना और ये P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, और यहाँ पे प्रेशर अगर 20 पास्कल है तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी फ्लो की। समझ गए? सर V1 कितना है? V1, हाँ V1 की भी जरूरत पड़ेगी। V1 की वैल्यू सपोज यहाँ पे मैं ले लूं, इट इज V1 is suppose 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाँ, P1 is 20 पास्कल है और ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। समझ गए अभी कि नहीं? तो आपको P2 फाइंड आउट करना है, P1 दिया हुआ है और ये V2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले V1 और V2 तो बहुत आसान है आपके लिए निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज ये ले लिया मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू सपोज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? यहाँ पे कैलकुलेशन ये आ जाएगा डायरेक्ट। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 is equals to A2 V2, it is 6 centimeter square into 20 centimeter per second is equals to A2 is 2 centimeter square और V2 कितना आपके पास में नहीं पता, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, ये 2 से 10 मतलब 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू V2। तो यहाँ पर की स्पीड निकल गई। अब प्रेशर के कैलकुलेशन को कैसे करना भाई? प्रेशर के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे यूज? प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए आपको बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना है, एंड सिंस P1 प्लस हाफ ऑफ रो P1 is into rho g H1 plus half of rho into V1 square is equals to P2 plus rho g H2 plus half of rho into V2 square। ये इक्वेशन यूज करोगे कैलकुलेशन में, लेकिन ध्यान देना V2 है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। This implies that V2 is equals to सेंटीमीटर पर सेकेंड की जगह पे 0.6 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा, है ना? तो हमें चाहिए P2 यहाँ पे।
तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस जो टर्म्स हैं रो जी H1 माइनस H2 एंड प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। अभी आप वैल्यू पुट करते जाओगे तो P1 is 20 Pascal plus 10 to the power 3 into 10 and H1 minus H2 10 minus 15 and plus half of 10 to the power 3 V1 and V2 अगर निकालना है तो V1 स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, इट इज 0.2 मीटर पर सेकंड, तो इट इज 0.2 का स्क्वायर एंड माइनस 0.6 का स्क्वायर एंड जब सॉल्व करोगे इट इज 20 पास्कल प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, समझ गए? ये रहेगा पास्कल में मतलब एंड यहाँ पे सॉल्व करने पे इट इज 10 टू द पावर 3 by 2 0.04 माइनस 0.036 एंड इसको सॉल्व कर लोगे तो P2 की वैल्यू निकल जाएगी, P2 कितना आ रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? एक और क्वेश्चन लेते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। अभी now this is page number 7। देखो अभी पेज नंबर 7 पे ये आ जाएगा। अभी एक और क्वेश्चन है, आपने नल की जो टैप होती है ना, ये मान लो नल है और इससे पानी आ रहा है, तो इसके फ्लो को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो देखना नीचे आने पे जैसे जैसे हाइट कम होती है क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है उसका। जैसे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है A1, यहाँ पे हो गया A2 एंड सपोज यहाँ A है और ये हो गया क्रॉस सेक्शन A2, तो यहाँ पर इसके जो फ्लो की स्पीड है वो है V1, सपोज इट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे फ्लो की स्पीड कितनी होगी, और सपोज ये वाली हाइट मैंने ले लिया यहाँ पे, इट इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर नीचे आने पे पानी के फ्लो की जो स्पीड होगी यहाँ पे कितनी रहेगी? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और अगर ये हाइट 20 सेंटीमीटर है तो आपको ये वाला एरिया भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि ये वाला एरिया कितना होगा, है ना? ये एरिया कितना होगा, ये वाले फ्लो की स्पीड कितनी होगी, हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए क्या? यस सर। जहां पर से नल के पास से पानी जब गिर रहा है तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2। तो सिंस P1 इज नियरली सेम एज P2 एंड दैट इज इक्वल टू P0, और ये किसके इक्वल रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तो ये एयर के कांटेक्ट पे आ गया है। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर बनेगा आपका वो सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल के कारण, ऐसा है ना? यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। तो अगर एयर के कांटेक्ट पे आ गया है, थिकनेस वगैरह बहुत कम है, तो ये समझ लो कि जो प्रेशर है वो किसके बराबर रहेगा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। तो अब आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगी कि P1 प्लस H रो G प्लस हाफ ऑफ रो इंटू ये पानी है यहाँ पर, है ना,
and that is equals to P2 plus rho g into 0 plus half of rho into v square। अगर मैं इसी को रेफरेंस लाइन ले लूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 ले लोगे और इसमें P1 और P2 की वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो गई। इट इज रो जी एच रो जी प्लस हाफ ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू V2 स्क्वायर। तो रो वाले टर्म भी आपके कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। तो V2 इज 2gh प्लस V1 स्क्वायर और वैल्यू अगर आप पुट कर दो 2 इंटू 10 इंटू 20/100 प्लस 4 सेंटीमीटर मतलब 4/100 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आप कर दोगे तो सॉल्व करने पे ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। इट इज 4 प्लस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टू द 4, ये इतना आ गया V2 और V2 निकल गया। तो अब आप क्या कर दोगे यहाँ पे, सिंस A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 से ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए सर? हाँ बोलो सर बट वो P2 पॉइंट पे उसके ऊपर जो फ्लूइड है पानी, उसका प्रेशर नहीं लगेगा? P2 पॉइंट के जस्ट ऊपर नहीं ना बेटा। हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिखते हैं अपन। ये जो इक्वेशन लिख रहा है बर्नौलीज इक्वेशन, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ऊपर या नीचे से नहीं कि नीचे से कौन कितना प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो अपन ने P1 नियरली इक्वल टू P2 लिखे, उसके लिए बोला। वो इसलिए लिखे अपन ने कि P1 की वैल्यू अलग अलग लिखना था मुझे बेसिकली। P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, आल्सो P2 भी यहाँ पे एयर के कांटेक्ट पे, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए P1 और P2 सेम है। प्रेशर किसी पॉइंट पे लिखा जाता है ना, प्रेशर किसी पॉइंट के लिए लिखा जाता है। सब तरफ से प्रेशर कैसा आता है, सेम आता है ना सभी तरफ से। हेलो हाँ सर, लेकिन वो P2 पॉइंट पे जो एटमॉस्फेयर तो लग ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो हाइट वाला फ्लूइड है उसका भी तो लगेगा ना बेटा। यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू सब जगह पे लगभग लगभग सेम है, क्योंकि पूरा की पूरा ये एयर के कांटेक्ट पे आ गया। एयर के कांटेक्ट पे नहीं होता तो फिर अपन इसको ऐसा नहीं लिखते यहाँ पे। ठीक है, हेलो। अच्छा, एयर के कांटेक्ट पे आने के कारण ऐसा लिखे। अगर एयर का कांटेक्ट नहीं होता, मान लो ट्यूब ही लेते, ऊपर से मोटी ट्यूब आ रही है और नीचे पतली ट्यूब लेके आ रहे हैं, तो फिर आप प्रेशर ऐसा नहीं लिख सकते थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं लिखते थे। ये तो अपन ने नल से पानी बाहर निकल गया उसके बाद के लिए किए अपन ने। ठीक है सर अगर तब लिखना रहता तो P2 इक्वल्स टू P1 प्लस H लिखते ना। नहीं, फिर एटमॉस्फेरिक नहीं लिखते, फिर तो आपको उसकी वैल्यू चाहिए होती ना। जैसे अगर ये ट्यूब रहता है यहाँ पे, मान ले जैसे ये पूरा ऐसा ट्यूब है, ये ऐसा पूरा कंप्लीट ऐसा ट्यूब है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रेशर ये हमें नहीं पता कितना है, इट इज आल्सो अननोन, लेकिन यहाँ पर से मान लिया बाहर आने लगा है, तो यहाँ पर का जो प्रेशर है P2 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट यहाँ पर का आपको नहीं पता फिर प्रेशर। समझ गए? हेलो, है ना। ये ट्यूब के अंदर का प्रेशर हमें नहीं पता, लेकिन जो एयर के कांटेक्ट पे आ गया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया वहां पे। ठीक है, तो सर जैसे वो वाला जो आपने सेकंड अभी एग्जांपल लिया क्लोज टू वाला, अगर P1 और P2 का जो अपन ने 2 पॉइंट कंसीडर किया, अगर उनके बीच की हाइट h है, तो अपन P0 इक्वल्स टू P1 प्लस H नहीं लिख सकते क्या, ये पूछ रहा। फिर लिखेंगे ना यहाँ पे इक्वेशन तो यही बनेगी, P1 प्लस H पर P1 और P2 जो कैंसिल आउट हो गए थे वो कैंसिल नहीं होंगे ना इसमें सेकंड वाले में। हाँ ठीक है, वहां पर का प्रेशर अलग है तो वो कैंसिल नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपका P1 की जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हो ना कितना होगा, P2 का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो नल वाले एग्जांपल में A2 को आप कैसे मेजर करोगे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को? ना आप स्क्रू गेज यूज कर सकते हो, ना बर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हो, पानी में क्या यूज करोगे उस पे। ठीक है भाई, कोई सॉलिड बॉडी है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हो ना। हेलो, हाँ सर, है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज।